अपडेट योर इन्फो में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। भाषा, लैंग्वेज की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। आदिमानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल, डम शो, खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदिमानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वह उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। यहाँ 3 बातें विचारणीय है। 1. भाषा ध्वनि संकेत है। 2. वह यादृच्छिक है। 3. वह रूढ़ है। कोष्टक 1. सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। कोष्टक 2. भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौआ, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। कोष्टक 3. भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंतकाल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। अब भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। बी. भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। सी. भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। डी. हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। 1. मौखिक भाषा। 2. लिखित भाषा। 3. सांकेतिक भाषा। 1. मौखिक भाषा, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण: टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अ. यह भाषा का अस्थायी रूप है। बी. उच्चारित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। सी. वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। डी. इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। ई. यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। 2. लिखित भाषा, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अ. यह भाषा का स्थायी रूप है।
बी, इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सी, यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। डी, इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण हैं जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त रिप्रेजेंट करते हैं। ई, यह भाषा का गौण रूप है। 3, सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। 1, बोलियां। 2, परिनिष्ठित भाषा। 3, राष्ट्रभाषा। 1, बोलियां। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली, डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। कोष्टक 2, परिनिष्ठित भाषा, यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी आदि। 3, राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीन चीनी, जापान जापानी, रूस रूसी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भाषा और लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है लिखना या पोतना, विचारों का लिखना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित अनेक लिपियां। किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि, मीरा घर गई है। रोमन लिपि, मीरा घर गई है। 1, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो। देवनागरी। 2, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो, रोमन। 3, पंजाबी, गुरुमुखी। 4, उर्दू, अरबी, फारसी। 5, रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियन, रूसी। 6, बंगला। 7, उड़िया। 8, असमिया। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नागरी के 2 रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ। प्राचीन देवनागरी लिपि। पश्चिमी प्राचीन देवनागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, नागरी। पूर्वी प्राचीन देवनागरी कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया। संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकासक्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मी। उत्तरी शैली गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि। पूर्वी नागरी मैथिली, कैथी, नेवारी, बंगला, असमिया आदि।
पश्चिमी नागरी गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी, नागरी या देवनागरी। मातृभाषा। मातृभाषा खनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हैं। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है। यही मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा। जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों हैं। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे गई गई मानक रूप, ठंड ठंड मानक रूप, अंत अंत मानक रूप, रव ख मानक रूप, शुद्ध शुद्ध मानक रूप। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।